विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। जल संसाधन और बहुउद्देशीय परियोजनाएं कर रहे थे हम लोग, वाटर रिसोर्सेज एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भारत के भूगोल में। ठीक है, उसको आज आगे बढ़ा रहे हैं। कल मैंने आपको क्या याद कराए थे, जितनी भी परियोजनाएं हैं किस नदी पर हैं, किस राज्य में हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ नहरें, कौन कौन सी नहर कहाँ से निकाली गई है ना। सरिंद नहर, बारी दोआब नहर, बिस्ट दोआब नहर, भाखड़ा नहर, इन सब के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जल जो होता है, जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है, H2O। क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। पौधों में 50 से 75% और मनुष्यों के शरीर में 57 से 65% भाग क्या है? जल है। हमारे शरीर में भी 57 से लेकर 65% क्या है? जल है। ठीक है, इजिप्ट के लोग जानते थे कि अगर शरीर से जल निकाल दिया जाए, पूरा क्या निकाल दिया जाए, तो जो शरीर है वो हजारों हजारों सालों तक क्या रह सकता है? सुरक्षित रह सकता है। जैसे घर में अचार बनाते हैं, आम है, कच्चा आम है, उसमें भी क्या है? जल है। उसका आप क्या कर दो, क्या करते हैं अचार बनाने के लिए? भाई पहले काटते हैं, नमक मिलाते हैं, हल्दी मिलाते हैं, उसका सुखाते हैं, उसको, उसका सारा जल क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो वो अचार क्या रहता है? कई वर्षों तक सुरक्षित रहता है। ऐसे ही इजिप्ट के लोग क्या करते थे, वो जानते थे कि शरीर में 57 से 65% क्या है? जल है। और मृत्यु के बाद शरीर जो खराब होता है, वो कारण, उसका कारण क्या होता है? जल होता है। तो क्या किया उन्होंने? जल ही निकाल दिया। एक तरह से आदमी का अचार बना दिया अपने राजाओं का, चाहे वो तूतनखामुन हो चाहे कोई भी हो। और उसको क्या कर दिया? उसके शरीर का जल निकाल दिया, सारे ऑर्गन निकाल दिए। ऑर्गन निकाल दिए मतलब ऑर्गन सड़ते हैं, डिकम्पोज होते हैं, उनको निकाल दिया। शरीर खाली क्या कर दिया? उसका सारा पानी निकाल दिया। बड़ी बड़ी जो मम्मी है सोने की और अलग अलग पत्थरों की, उसके अंदर रख दिया। उसके ऊपर पिरामिड बना दिए। नहीं आया समझ में? 5000 साल से वो राजा, उनके सिपाही, उनके कर्मचारी आज भी क्या बने हुए? मम्मी बने हुए। मम्मी बोला जाता है उन्हें। कितना परसेंट जल है मनुष्य के शरीर में? 57 से 65% जल है। पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल यानी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर के लगभग 71% भाग पर, यानी 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल का विस्तार है। अब देखो ना, 71% भाग पर जल का विस्तार है पृथ्वी पर, लेकिन पीने योग्य पानी जो है वो बहुत कम है। अगर मैं फ्रेश वाटर की बात करूं तो मेरे ख्याल से 2% से भी कम है। कितना? फिर उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? उन 2% से भी कम में हमें आइस कैप भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर है। साथ में भूमिगत जल भी करना पड़ेगा, है ना। और साथ में वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसको भी समाहित करना पड़ेगा, तब जाके पीने योग्य क्या होगा? जल। तो इस प्रकार जल का एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता और एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा है। इसलिए जल संसाधन का अधिकतम विकास और कुशल उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकतम विकास और कुशल उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हम लोग यही भूल गए दरअसल कि किस प्रकार से जल का प्रयोग करना है। तो अत्यधिक दोहन किया हमने भूमिगत जल का। चेन्नई का पानी सूख गया, बेंगलुरु में इमरजेंसी लगी पानी के लिए, लगी। ऐसे ही कई जगहों पर जो भूमिगत जल है उसका स्तर नीचे हो गया, क्योंकि हमने सबने क्या किया? क्या बोलते हैं, बड़े बड़े ट्रकों से बोरिंग करवा दी और अत्यधिक उसका क्या किया? उपयोग किया। और क्या किया? वर्षा के जल को मतलब जगह जगह हमने कंक्रीट और सीमेंट का क्या कर दिया? जमीन को बिल्कुल आच्छादित कर दिया। किससे? कंक्रीट। और जल नीचे जा नहीं पाया। ठीक है, सीवर लाइन के माध्यम से और अन्य माध्यमों से हमने क्या किया? उसको ट्रीटमेंट करके नदियों में छोड़ दिया। तो भाई भूमि तो चार्ज हुई नहीं, नीचे तो चार्ज हुआ ही नहीं। अब गुजरात के लोग अब खोद रहे हैं बड़े बड़े कुएं, फिर एक ईंट फिर गैप, एक ईंट गैप, इस प्रकार के कुएं लगा रहे हैं, ताकि फिर दोबारा क्या हो? जमीन, जो जल स्रोत है वो क्या हो? दोबारा, है ना। ये चीज है। तो इसलिए जल संसाधन की अधिकतम विकास और कुशल उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल संसाधन के दो मुख्य स्रोत हैं, एक धरातीय जल संसाधन और दूसरा भूमिगत जल संसाधन। धरातलीय जल संसाधन मतलब सरफेस वाटर रिसोर्सेज। सरफेस वाटर रिसोर्सेज, नदियां धरातलीय जल का प्रधान स्रोत है। नदियां
धरातलीय जल का प्रधान स्रोत है। देश में नदी प्रणाली का औसत प्रवाह 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर अनुमानित है। इसको याद करना पड़ेगा आपको। देश की जो संपूर्ण नदी प्रणाली है उसका औसत प्रवाह कितना है? 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। ये क्वेश्चन बन चुका है। इसमें उपयोग में लाया जाने वाला सतही जल 690 बिलियन क्यूबिक मीटर, यानी कुल धरातलीय जल का लगभग 32%। कितना? 32% है। भारत के प्रमुख नदी बेसिनों में उपलब्ध जल संसाधनों की मात्रा, तो वार्षिक वाही जल में ब्रह्मपुत्र बेसिन सर्वोपरि है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है भाई। वाटर वॉल्यूम के हिसाब से जो सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम है वो किसमें है? ब्रह्मपुत्र में। किसमें? पर एक दुर्भाग्य ये भी है कि उस पर एक भी डैम नहीं बनाया हमने। बनाया क्या? तो वार्षिक वाही जल में ब्रह्मपुत्र बेसिन सर्वोपरि है, किंतु इसका अधिकांश जल अनुपयोगी है तथा व्यर्थ चला जाता है। वहीं जल के वार्षिक बहाव की दृष्टि से गंगा बेसिन द्वितीय स्थान पर है। गंगा बेसिन द्वितीय स्थान पर है, किंतु उपयोग योग्य जल का तथा भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। गंगा के जल का उपयोग होता है। गंगा बेसिन में जितनी भी नदियां हैं उनके जल का क्या करते हैं? अधिकतम उपयोग होता है देश में। तो उपयोग योग्य जल तथा भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है गंगा बेसिन। गोदावरी, कृष्णा, महानदी तथा नर्मदा औसत वाही जल का उपयोग योग्य प्रवाह की दृष्टि से क्रमशः घटते हुए क्रम में है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड यानी CGWB के अनुसार देश में, अनुमान के अनुसार देश में जल का वार्षिक दोहन योग्य विभव 42.3 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ कभी। इस CGWB के अनुमान के हिसाब से देश में जल का वार्षिक दोहन योग्य विभव, पोटेंशियल कितना है? 42.3 मिलियन हेक्टेयर मीटर। राज्य स्तर पर दोहन किए गए धरातलीय जल विभव की दृष्टि से जो पहले 4 राज्य हैं वो है पंजाब 93.85%, हरियाणा 83.88%, तमिलनाडु 60.44% और राजस्थान 50.63%। ऊपर के 4 याद कर लीजिए या 5 याद कर लीजिए। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। उत्तर प्रदेश का 6ठा नंबर है, महाराष्ट्र उसके बाद आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। इतना समझ में आ गया? किंतु असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड आदि राज्य में अपने विभव का 1/5 भाग भी उपयोग नहीं करते। अपने विभव का 1/5 भाग भी, 20% भी उपयोग नहीं करते हैं। समस्त प्रयुक्त जल का अधिकतम 78% व्यय कृषि क्षेत्र में, उसमें भी 77% सिंचाई में और 1% मवेशियों के लिए। शेष 13% ऊर्जा, 6% घरेलू और 3% उद्योगों में व्यय होता है। यानी जितना भी जल प्रयुक्त किया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो जल प्रयुक्त किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? कृषि क्षेत्र में। कितना? 78%। और उसमें भी मैंने कहा सिंचाई के लिए 77% और मवेशियों के लिए 1%। 13% जो होता है ऊर्जा के लिए, 6% जो होता है घरेलू के लिए, 3% जो होता है उद्योगों में व्यय होता है। क्लियर हो गया? मैदानों की नदियां सिंचाई के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं क्योंकि देश का 63% से अधिक सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में स्थित है। पर्वतीय क्षेत्र से बहने वाली तथा प्रायद्वीपीय पठार की नदियां विशेष रूप से जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। देश की बड़ी नदियों पर अनेक जल विद्युत एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक अनुमान के अनुसार देश में कुल 45399 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता विद्यमान है। फिर दोबारा CEA केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का अनुमान है कि देश में 45,399 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता विद्यमान है। ठीक है। अब है भूमिगत जल संसाधन यानी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। भारत 2020 के अनुसार देश की कुल वार्षिक परिपूर्णीय भूजल मात्रा 447 बिलियन क्यूबिक मीटर तथा कुल वार्षिक भूजल उपलब्धता 399 बिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में सभी उपयोग के लिए मौजूद सकल भू जल उपभोग
231 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष है। भूजल विकास 58% तक पहुंच गया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भूजल का विकास समान रूप से नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्रों में जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि भूजल स्तरों में बेहद गिरावट आई है और तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री जल का अंतः प्रवेश हुआ है। तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री जल का अंतः प्रवेश हुआ है। भूमिगत जल संसाधन अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं, जिनमें प्रदेश की जलवायवीय दशाएं, उच्चावच, भूगर्भिक संरचना तथा जलीय दशाएं सम्मिलित हैं। आरएल सिंह 1971 ने देश के 8 भूमिगत जल प्रदेशों में बांटा। नंबर 1, पूरा कैम्ब्रियन रवेदार शैलों का प्रदेश। पूरा कैम्ब्रियन रवेदार, क्रिस्टल बोलते हैं, रवे मतलब क्रिस्टल, शैलों का प्रदेश। यह प्रदेश देश के आधे से अधिक भाग पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दंडकारण्य, बुंदेलखंड, राजस्थान आदि पर विस्तृत है। यहां जल संसाधनों की बेहद कमी है। क्या है? जो पूरा कैम्ब्रियन रवेदार शैलों का प्रदेश है, यहाँ पर जल संसाधनों की बेहद कमी है। पूरा कैम्ब्रियन रवेदार शैलों का प्रदेश कौन सा है? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, दंडकारण्य है, बुंदेलखंड है, राजस्थान है। ठीक है। यहाँ की फिर संस्कृति भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार की संस्कृति है बताइए। मंदिर बनने से पहले तालाब खुदवाया जाएगा। आंध्र आश्रम में जाना, आंध्र प्रदेश के मंदिरों में बड़े बड़े तालाब होंगे। क्या होंगे? तालाब होंगे। कुएं खोदे जाएंगे गहरे गहरे। क्या खोदे जाएंगे? क्योंकि जल की उपलब्धता है ही नहीं। दूसरा, पूरा कैम्ब्रियन अवसादी बेसिन, यह कुडप्पा तथा विंध्यन बेसिनों पर विस्तृत है। यहां भी भूमिगत जल संसाधनों की कमी है। क्या है? भूमिगत जल संसाधनों की कमी है। फिर उसके बाद गोंडवाना अवसादी बेसिन, इसमें बराकर तथा गोदावरी बेसिन सम्मिलित है, जो चूना पत्थर से समृद्ध है। यहां पर्याप्त भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध है। पर्याप्त गोंडवाना अवसादी बेसिन में पर्याप्त भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध है। फिर दक्कन ट्रैप प्रदेश, इस प्रदेश में 1200 मीटर मोटी बेसाल्ट शैलों की अभेद्य परतों में भूमिगत जल की कमी है। यार, जब चार्ज हो गई नहीं जमीन नीचे, वाटर चार्ज हो गई नहीं नीचे, तो पानी कहां से आएगा? 1200 मीटर मोटी बेसाल्ट शैलें हैं, अभेद्य हैं, उनको पानी भेद कर नहीं जा सकता, तो नीचे पानी कहां से होगा? 5वां, सीनोजोइक अवसादी बेसिन, इसमें तटवर्ती आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात सम्मिलित है, जहां टर्सरी शैलों में पर्याप्त भूमिगत जल संसाधन पाए जाते हैं। अगला है सीनोजोइक भ्रंश बेसिन, नर्मदा, ताप्ती तथा पूर्णा के भ्रंश बेसिनों में 60 से 160 मीटर तक गहरे कांपीय निक्षेपों में पर्याप्त भूमिगत जल संसाधन मिलता है। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र कांपीय बेसिन। कांप मिट्टी होती है, कांप क्या है? एलुवियल। गंगा ब्रह्मपुत्र कांपीय बेसिन, इस प्रदेश में देश के 44% भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध है। अरे क्यों रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे? इसीलिए तो रह रहे हैं। खोदो, हैंडपंप लगाओ, पानी पानी है। क्या है? भूमिगत जल है, मीठा पानी है। ठीक है। फिर हिमालय क्षेत्र, जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण इस प्रदेश में भूमिगत जल संसाधनों की विरलता है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा कि नहीं? ठीक है। केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड के अनुसार गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में 600 मीटर की गहराई तक 100 से 150 घन मीटर प्रति घंटा की दर से जल उपलब्ध है। गोदावरी कृष्णा डेल्टा में 300 मीटर की गहराई में 40 से 100 घन मीटर प्रति घंटा की दर से जल उपलब्ध है। महानदी डेल्टा तथा तटवर्ती उड़ीसा में भूमिगत जल 100 मीटर की गहराई तक उपलब्ध है। यानी जहां जहां पर पानी उपलब्ध है, ठीक ठाक है। कुछ चीजें ये भी समझ लीजिए। केंद्रीय जल आयोग कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। केंद्रीय जल आयोग, आयोग मतलब कमीशन जो रिकमेंडेशन देता है। केंद्रीय जल आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़गवासला, पुणे, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। खड़गवासला, जहां नेशनल डिफेंस एकेडमी है। क्या है?
एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहीं पर केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र है, विद्युत अनुसंधान केंद्र, इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च सेंटर, सेंट्रल वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च सेंटर, खड़गवासला 1916। केंद्रीय भूजल बोर्ड, ये फरीदाबाद में है, इसकी स्थापना 1970 में हुई। केंद्रीय भूजल बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई, इसका मुख्यालय फरीदाबाद में है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, इसकी स्थापना 1972 में हुई, इसका मुख्यालय पटना में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना 1978 में हुई, ये रुड़की उत्तराखंड में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उत्तराखंड में क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ है। आंसर रुड़की में है, उत्तराखंड में है, 1978 में स्थापना हुई। केंद्रीय जल विकास एजेंसी, ये 1980 में स्थापित हुई, इसका मुख्यालय दिल्ली में। केंद्रीय जल विकास एजेंसी, ठीक है भाई, ठीक है जी। अब भारत में सिंचाई, तो योजना आयोग ने सिंचाई साधन संबंधी योजनाओं को 3 वर्गों में बांटा है। एक होता है वृहद सिंचाई योजना, एक होती है मध्यम सिंचाई योजना, एक होती है लघु सिंचाई योजना। क्या यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि वृहद सिंचाई योजना क्या है, मध्यम सिंचाई योजना क्या है, लघु सिंचाई योजना क्या है। तो सबसे पहले वृहद सिंचाई योजना, इस वर्ग में उन सिंचाई योजनाओं और कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाता है जिसके अंतर्गत 10,000 से अधिक हेक्टेयर का कृषि योग्य क्षेत्र यानी कल्चरेबल कमांड एरिया यानी सीसीए आता है। कल्चरेबल कमांड एरिया यानी सीसीए कितना, 10,000 से अधिक हेक्टेयर का कृषि योग्य क्षेत्र, 10,000 से अधिक हेक्टेयर का कृषि योग्य क्षेत्र होगा तो वृहद सिंचाई में आएगा। 2,000 हेक्टेयर से अगर 10,000 हेक्टेयर से के बीच में आएगा तो मध्यम सिंचाई योजना में आएगा, और 2,000 हेक्टेयर से कम होगा तो लघु सिंचाई योजना में आएगा। तो समझ में आ गया। जब सिंचाई योजनाएं चलती हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये लघु सिंचाई योजना, इसका मतलब वो सिर्फ 2,000 हेक्टेयर तक का ही एरिया कवर कर रही है। जब हम बोलते हैं मध्यम सिंचाई योजना तो इसका मतलब वो 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच का एरिया कवर कर रही है, और वृहद सिंचाई योजना मतलब 10,000 से अधिक हेक्टेयर की कृषि योग्य क्षेत्र को कवर कर रही है। तो समझ में आ गया। तो मध्यम सिंचाई योजना, इस वर्ग में उन सिंचाई योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम हो। ये योजनाएं मध्यम आकार की होती हैं। देश में विकसित छोटी नहरें इसी वर्ग की सिंचाई योजनाओं का उदाहरण है। लघु सिंचाई योजना, इस वर्ग में उन सिंचाई योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका कृषि योग्य क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से या उससे कम हो। इस वर्ग में सम्मिलित क्षेत्रों को किसी वृहद या मध्यम आकार वाली योजनाओं का अंग नहीं बनाया जा सकता। इस वर्ग की योजनाओं में कुएं, नलकूप, पंप सेट, ड्रिप सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन, तालाब और छोटी छोटी नहरों को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर हो गया। भारत की सिंचाई का लगभग 62% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से ही की जाती है। इससे भाई अगर नहरें हैं, बड़ी बड़ी नहरें हैं जिसमें डूब सकता है आदमी, तो मध्यम में आ गई है, वृहद में आ गई। लेकिन अगर ये छोटी छोटी जो है, अब हमारे माधव सिंह भंडारी थे गर्भभंजक, उन्होंने गूल बनाई, बता रहा हूं मैं, वो इसके अंतर्गत नहीं है, लेकिन उस तरह की गूल जो होती है, गूल समझते हैं, नहरें छोटी छोटी है ना, उनको भी हम किस में लेते हैं, लघु सिंचाई योजनाओं में लेते हैं। कुएं भी आते हैं उसमें, नलकूप भी आते हैं, पंप सेट भी आते हैं, ड्रिप सिंचाई भी आती है, तालाब भी आते हैं, छोटी छोटी नहरें भी आती हैं। अगर आप उत्तराखंड में बड़ेथी वाली साइड में जाएंगे तो भागीरथी तो नीचे बहती है और वो जो कस्बा है वो ऊपर है। सुना है धरासू, बड़ेथी। तो पंप सेट के माध्यम से ऊपर पहुंचाया जाता है पानी। अब है कि नहीं है, लेकिन पहले था। और तब फिर सिंचाई होती है कहाँ, और बड़ी अच्छी फर्टाइल लैंड है, क्योंकि जो मिट्टी आती है भागीरथी की, जो पानी आता है उसमें फर्टाइल मिट्टी भी आती है। समझ में आ रहा है। बड़ा अच्छा टमाटर होता है, राजमा होती है, अन्य चीजें होती हैं। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। स्वतंत्रता के बाद आज तक भारत की कुल सिंचाई क्षेत्र लगभग 5 गुना बढ़ा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 31 मार्च 2013 तक 1082 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता का विकास किया गया था, जिसमें शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 932 लाख हेक्टेयर था
अर्थात शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल यानी 141 मिलियन हेक्टेयर के 66% भाग पर शुद्ध सिंचाई की जाती थी। यह सिंचित क्षेत्र कुल बुआई क्षेत्रफल का 48.5%। ठीक है, अगर मैं बोलूं जैसे कि विभिन्न फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र, तो चावल को बहुत जरूरत पड़, चावल को 60.1%, चावल की जो खेती है वो 60.1% सिंचित है। गेहूं जो है 94.2%, गन्ना जो है 90.2%, कुल खाद्यान्न जो है 53.1%। ये गेहूं गन्ना याद कर लीजिए भाई, चावल गेहूं गन्ना, क्या सबसे ज्यादा गेहूं है 94.2%, फिर गन्ना है 90.2%, चावल है 60.1%। यानी जो फसल है चावल की वो सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में कितना है 60.1%, जबकि गेहूं वाला ज्यादा है 94.2%। भाई पंजाब क्या उगाता है? गेहूं। पंजाब क्या उगाता है? गेहूं। हाँ, उत्तर प्रदेश क्या उगाता है? गन्ना। गेहूं, गेहूं भी उगाता है, गन्ना भी उगाता है। हरियाणा क्या उगाता है? हाँ जी, राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के बारे में बता रहा हूं। राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन क्या है? तो लघु सिंचाई पर गठित कार्यबल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर जनवरी 2006 में लघु सिंचाई पर केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की गई। इस योजना को जून 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन नाम देकर मिशन में तब्दील किया गया। यह योजना कृषि में जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाने के लिए लघु सिंचाई प्रौद्योगिकी के रूप में लोकप्रिय हुई। 2006 में लघु सिंचाई पर केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की गई, मैंने बताया। साथ में जून 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन नाम दिया गया उसको। 9वीं कृषि संगणना के अनुसार 2010-11 में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 3 राज्य जो थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 9वीं कृषि संगणना के अनुसार वर्ष 2010-11 में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 3 राज्य जो थे वो कौन थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य जो है वो पंजाब है। क्या बोला मैंने? कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य जो है वो क्या है? पंजाब है। यानी पंजाब जितना उसका एरिया है अधिकतर सिंचित है क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से। ठीक है, इस प्रदेश में 99.60% क्षेत्रफल पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। पंजाब जाना कभी अपना आप ही दिख जाएंगी, जगह जगह नहरें दिखेंगी। ठीक है, पंजाब के बाद हरियाणा है, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु। क्या है? तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग प्रवृत्ति वाले हैं। एक में मैंने बताया सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 3 राज्य, तो नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दूसरा मैंने बताया कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य, नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 उत्तर प्रदेश। नंबर 3 उत्तर प्रदेश। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत के दृष्टिकोण से असम, सबसे कम जो सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत है वो कहां पर है? असम में। यहां पर 5.54% क्षेत्रफल पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल जो है वो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया? देश के समस्त सिंचित क्षेत्र में सिंचाई साधनों का योगदान, तो भैया सबसे ज्यादा जो योगदान है वो है नलकूप का, 45.17%। कितना? 45.17%। ये 9वीं कृषि संगणना है 2010-11, ये उसके बाद पता नहीं अभी तक हुई नहीं शायद। ट्यूबवेल, हाँ, नलकूप। तो देश में जो सर्वाधिक सिंचाई का मुख्य स्रोत है वो है नलकूप, लगभग 45.17%। दूसरे नंबर पे आती है नहर, तीसरे नंबर पे आते हैं कुएं, चौथे नंबर पे आते हैं तालाब, है ना। सुनकर रहट की आवाजें यूं लगे कहीं शहनाई बजे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती।
कुआं है, कुएं में रहट लगाया जाता है, तालाब में रहट मतलब एक चरखा होता है, चरखा सा, पहले तो बैल घूमते थे तब वो चरखा चलता था, उसमें कंटर बंधे होते थे, पानी गिरता रहता था। मनोज कुमार गाना गाते थे, सुनकर रहट की आवाजें यूं लगे कहीं शहनाई बजे। किसानों का देश था ना, गाने भी वैसे ही थे भारत कुमार के। नहीं सुने होंगे आप लोगों ने, सुने? धूम मचा ले धूम सुना है? अरे यार, मदर इंडिया भी बिल्कुल रियल मूवी थी। रियल मतलब ऐसा ही था यहाँ इस देश में। हाँ, मदर इंडिया, ठीक है, ऐसा ही था, गरीबी थी। जेमिनी प्रोडक्शन की पिक्चरें देखना पुरानी, वो तो अब आपको, अब विकसित हो रहा है ना देश, मतलब धनाढ्य हो रहा है देश, धन आ रहा है धीरे धीरे लोगों को। हाँ जी, हाँ तो गरीबी नहीं दिखाई जा रही है पिक्चरों में, गरीबी है अभी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा थोड़े कि गरीबी नहीं है। आप जाते होंगे, जितने भी फ्लाईओवर देखते हैं उसके नीचे कौन है वो लोग? वो लोग कौन है जो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं? जैसे आप गाड़ी रोकते हो तो भिक्षावृत्ति करने वाले लोग कौन है? ना वो नहाए हुए हैं, ना धोए हुए हैं, ना उनके कपड़े अच्छे हैं, कौन है वो लोग? उनके बारे में पता किया? गरीबी है अभी भी, अशिक्षित हैं। कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार नहरों द्वारा 26.19% सिंचित क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। कुओं द्वारा कुल 18.46% क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती थी। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, क्योंकि इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां कैसी हैं? मौसमी है। कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार भारत में तालाब द्वारा 3.48% क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती थी और अन्य साधनों द्वारा 6.71% क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती थी। तो 45.17% हो गए क्या? क्या हो गया? नलकूप। 26.19% हो गया नहर। 18.46% हो गया क्या? कुआं। और 3.48% हो गया तालाब। और अन्य जो हो गया वो 6.71%। अन्य जो हो गया, समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि जब ये पहली बार क्वेश्चन आया तो बच्चों ने सोचा नहरों से होती होगी, नहरों से नहीं होती है। किससे होती है? नलकूपों से। अच्छा जी, इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ESMAFW 2018 के अनुसार वर्ष 2014-15 में देश के कुल सिंचित क्षेत्र का 46.21% नलकूपों के द्वारा, 23.66% नहरों के द्वारा, 16.60% तालाबों के द्वारा और 10.99% अन्य साधनों से प्राप्त होता है। ये नया डेटा आया बाद में, फिर किसका है ये? इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ESMAFW। और जो ऊपर का जो डेटा मैंने बताया वो 9वीं कृषि संगणना 2010-11 का डेटा था। किसका? तो कृषि संगणना जब होगी नए डेटा निकल के आएंगे, जब तक नहीं होती है तब तक हमें उन्हीं डेटा पर चलना पड़ता है, ठीक है? तो नलकूप सिंचाई जो करने वाले क्षेत्रफल की दृष्टि से नलकूप सिंचित जो 5 राज्य हैं शीर्ष, वो कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का किसान देखा होगा आपने, वो तो ट्रैक्टर चलाता है, ट्रैक्टर लाता है, फिर खेत में नलकूप पे फिट करता है, उससे भी सिंचाई कर देता है अपने खेत की। देखा है? कहाँ देखा? उत्तराखंड से बाहर गए हो? फिर कहाँ देखा? हाँ, बड़े बड़े खेत होते हैं भाई, दूर दूर तक निगाह नहीं जाती है। तो ट्रैक्टर मेन चीज है वहां, वहां स्कूटी मेन चीज नहीं है किसानों के बीच में। क्या है? ट्रैक्टर होना चाहिए। कितने ट्रैक्टर हैं? समृद्धि का प्रतीक होता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर वाला किसान है भाई। क्या है उसके पास? जैसे आप बच्चों में ये है कि बुलेट वाला है भाई वो, और बालिकाओं में क्या है? कौन सी स्कूटी है? जो भी है, प्रचार नहीं करना हमने किसी का, है ना? तो ऐसी उत्तर प्रदेश क्या है कि सबसे ऊपर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, नलकूप सिंचित जो शीर्ष राज्य है, 5 राज्य हैं, उनमें नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे राजस्थान है, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 4 पे पंजाब है, नंबर 5 पे महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 5 वाटर टैंक सिंचित क्षेत्र। वाटर टैंक सिंचित राज्य कौन से हैं? तो पहले नंबर पे तमिलनाडु, ये क्वेश्चन बना हुआ है। नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे
आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश, नंबर 4 पे तेलंगाना, नंबर 5 पे कर्नाटक। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, पहला पहला भी याद करोगे तो हो सकता है काम बन जाए। लेकिन मैंने कहा क्वेश्चन द्वितीय स्थान पूछा उसने कि तमिलनाडु के बाद कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। कौन है? वाटर टैंक के हिसाब से। अगला, शीर्ष 5 सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य, तो मैंने ये पहले भी बता दिया आपको, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 5 सिंचित राज्य जो हैं, तो पहले नंबर पे पंजाब, दूसरे नंबर पे हरियाणा, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है ना। पंजाब तो 99.60% सिंचित है, हरियाणा जो है वो 91.39% सिंचित है। पंजाब हरियाणा गए हो कभी? नहीं गए? मोगा, खरड़ कभी इस तरफ नहीं गए? हाजी, हरियाणा नहीं गए कभी? जब यमुनानगर, अरे क्या फर्टाइल मिट्टी है, क्या नहरें हैं, क्या गजब, मतलब वहां के गांव भी बहुत बड़े सुंदर हैं भाई। क्या है? अच्छा जी, तो सारी चीजें किताबों में ही प्राप्त करने की प्रयास करोगे तो नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा घूमते भी रहो भाई, पेपर वेपर भरा करो, पेपर देने का मौका मिलेगा तो आपको दिखेंगे खेत खलियान दिखेंगे। आपने अभी सीढ़ी नुमा खेत देखे उत्तराखंड के, है ना, हरियाणा के खेत देखना, उन खेतों में बैठा हुआ, खाट पे बैठा हुआ जाट देखना, हुक्का देखना उसका, 100 भैंसें देखना उसकी, कितनी 100 भैंसें होंगी, रिच होगा, 100 भैंसें जिसकी होंगी रिच तो हो गई, साथ में खेती होगी। नए लड़के तो पोल्ट्री फार्म लगा रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, सुअर पालन कर रहे हैं, अन्य अन्य चीजें पालन कर रहे हैं। खेत होना चाहिए, बस मिट्टी है ना। और फिर खड़ी होगी गाड़ियां कहाँ, स्कॉर्पियो भी खड़ी होगी, तो एक वो बिना गेयर वाली कौन सी होती है, फॉर्च्यूनर खड़ी होगी, स्कॉर्पियो खड़ी, समृद्धि है लेकिन काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात कि महिलाओं पर बोझ नहीं है, इस पर। और सबसे बुरी बात, सेक्स रेशियो घट रहा है हरियाणा में, महिलाओं को, महिला जन्म जो है वो नहीं हो रहा है, बालिका जन्म। लेकिन सबसे अच्छी बात कि महिलाओं पर बर्डन नहीं है जैसे उत्तराखंड की महिलाओं पर है। उत्तराखंड में क्या था, उस क्या बोलते थे, इकोनॉमी कैसी थी हमारी, मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम ही नहीं आई। लड़का जैसे ही बड़ा हुआ, 16 साल का हुआ, चल भाई फौज में भर्ती हो जा, चल भाई नीचे निकल, चल भाई होटल लाइन पकड़, यही तो किया। तो लड़के लोग चले गए, साथ में शादी भी करा दी, बच्चे भी हो गए, सारा बोझ किस पर, महिला पर। महिला ने क्या क्या काम किए, हाँ जी सुन लो यार, काम आएगा निबंध में लिखने के लिए। महिलाओं पर क्या क्या बर्डन पड़ा, खेती भी करनी है, ठीक है, पशु भी देखने हैं, उनके लिए चारे की व्यवस्था भी करनी है, घास काट के लाना, घसियारी बनना है, पशुओं का गोबर भी उठाना है, धारे पनेरों पे जाना है, वहां से पानी भर के भी लाना है। 2 पीढ़ियों की जिम्मेदारी है, एक जो बीमार हो रही है, बूढ़े लोग, सास ससुर, उनकी भी जिम्मेदारी है, और नीचे जो बच्चे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और बच्चे भी कम नहीं होते थे पहले, वही कंसेप्ट था कि ज्यादा हाथ होंगे, ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा हाथ होंगे काम करने के लिए, ठीक है, बच्चे भी खूब सारे, ठीक। फिर लकड़ी भी लानी है जलाने के लिए, कोई गैस सिलेंडर थोड़े था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम नहीं चलती थी, क्या करना पड़ता था। तो महिला हर एक तरह से क्या होती थी, प्रताड़ित होती थी एक प्रकार से। कैसे, जब चूल्हा फूकती थी तो आंखों में मोतियाबिंद हो जाता था जवानी में ही, ठीक है। जब क्या बोलते हैं, फिर वो तो शुक्र है कि थोड़ा आहार जो था वो पौष्टिक था, कर्नाली भी खाते थे तो क्या था, कोदा खाते थे तो ठीक था मतलब। लेकिन क्या था, बहुत ज्यादा बर्डन था। पुरुष का काम खाली हल चलाना था, बाकी सारा खेती जो करती थी कौन करती थी, महिलाएं करती थी। फिर बोल रहे हैं कि पलायन हो गया जी, तो यार सारा बर्डन अगर आप महिलाओं पे दोगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन विद्रोह तो होगा। पलायन क्या है, विद्रोह है, समझ में आया। हाँ, समझ में आ गया, महिलाएं शिक्षित हो गई, महिला सशक्तिकरण का दौर आया, उनकी समझ में आ गया हम शोषित हो रहे हैं, शोषण नहीं हुई, अब नहीं सहेंगे, है ना। या तो आप भी रहो
या तो पुरुष को भी रहना पड़ेगा वहीं पर, और दूसरी चीज सरकार से मांग की गई स्वास्थ्य सुविधाएं दो, और क्या दो, रोजगार दो, जो घर में कमाने वाला उसको रोजगार दो, हमें भी रोजगार दो, हम भी तो पढ़े लिखे हैं। महिला ने कहा हमें भी रोजगार दो, हमारे पुरुष को भी रोजगार दो, हमारे बच्चों को शिक्षा दो, साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं दो। सरकार ने प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, नया नया राज्य था, देर लग गई। ऐ सड़क तो तब आई जब गांव में कोई भी ना रहा, समझे? इसका मतलब सड़क पहुंची, लेकिन तब पहुंची जब लोग सारे नीचे आ गए। जब लोग नीचे आ गए तो भाई फिर तो कहानी सुनी होगी आपने कि जो एक बार मैदान में आ जाता है फिर वो पहाड़ में जल्दी से नहीं जाता। रिवर्स माइग्रेशन की बात चल रही है, लेकिन अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। क्षेत्रफल की दृष्टि से कूप सिंचित शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? तो प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, कुएं से। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो कूप सिंचाई होती है वहां पर। कैसी होती है? कूप मतलब कुआं। कूप मंडूक शब्द सुना है? कुएं का मेंढक। अगर एक ही जगह पे रहोगे, एक जगह पे जन्म लोगे, बड़े होंगे, वहीं पर क्या कुछ नहीं किया समाज के लिए, वहीं पर मर गए, तो कूप मंडूक बने रहे। घूमे इधर उधर गए, तब माना जाएगा आपको कि हाँ दुनिया देखी है आपने। प्रथम स्थान किसका है भाई? मध्य प्रदेश का। कूप सिंचाई में प्रथम स्थान किसका? मध्य प्रदेश का। सोया प्रदेश बोलते हैं मध्य प्रदेश को। सोया प्रदेश क्यों बोलते हैं? सोयाबीन होता है यहाँ पर। द्वितीय स्थान पर गुजरात, तृतीय स्थान पर राजस्थान, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश, पांचवें स्थान पर तमिलनाडु। अब उनके यहाँ सोयाबीन होता तो क्या हमारे यहाँ नहीं होता? हमारे यहाँ भी होता है, पर वैल्यू नहीं है, नहीं थी, अब तो आ गया लोगों की समझ में। हमारे यहाँ क्या होता है? भट्ट, काले भट्ट, गोरे भट्ट। मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो वो भी क्या है? प्रोटीन से युक्त हैं वो। और हमारे पूर्वजों ने क्या किया? वो जानते थे कि हम खेत भाई काम करेंगे, इतना काम करेंगे तो अब फिर खाएंगे, तो फिर उसको चबाएंगे, फिर पचाएंगे, बड़ी देर लग जाएगी, इसलिए पीस के बनाया उन्होंने। चौसा, फाड़ा, जितने भी हमारे वो है ना फाड़ू, है ना, तो हमारे यहाँ पीस के खाते हैं। क्यों? खेती करके आए, भूख लगी हुई, शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए, तुरंत प्रोटीन चाहिए, तो कौन चबाए? मतलब आसान किया उन्होंने, पेट के लिए क्या किया उन्होंने? आसान भोजन बनाया। तो सबसे पौष्टिक भोजन माना जाता है उत्तराखंड चौसा। क्या माना जाता है? ये अलग बात है कि हमने अभी परिचित नहीं कराया लोगों को उससे। हमने अपनी शादियों में भी ऊपर नीचे बिठा के खाने की प्रथा बंद कर दी। हम उनको क्या खिला रहे हैं? वही पनीर, मटर पनीर, है ना। पनीर कुछ नहीं है उसके सामने भाई, भट्ट के चौसे के सामने। चलो जी आगे। भगवान जाने किसका है पनीर। चलो, नहरें देश में सिंचाई के द्वितीय प्रमुख स्थान साधन है। इनके 26.19%, कितने? 26.19% से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। हमारे देश की नहरों का सर्वाधिक विकास उत्तर के विशाल मैदानी भाग तथा तटवर्ती नदी डेल्टा के क्षेत्रों में किया गया है। सबसे ज्यादा नहरें कहां मिलेंगी? उत्तर के विशाल मैदानी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, यही सब, हरियाणा, पंजाब, है ना, विशाल मैदानी भाग, तटवर्ती नदी डेल्टा के क्षेत्रों में किया गया है। क्योंकि इसका निर्माण समतल भूमि एवं जल की निरंतर आपूर्ति पर निर्भर करता है। नहरों को दो प्रकारों में रखा जाता है। नंबर 1, नित्यवाही नहरें, जो वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से निकाली जाती हैं और सदैव जल से भरी रहती हैं। नदी के जल को पहले बांध बनाकर रोक लिया जाता है और उनसे नहरों को जल की आपूर्ति की जाती है। आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। आप बैरेज पे जाइए, एम से आगे है बैरेज, वहां पे जाइए। क्या है वहां पर? डैम है। क्या है? रोक रखा, उससे नहर निकाल रखी है? चीला नहर जो है उस पे जाओ, नहर के किनारे किनारे जाओ, आगे एक जगह पे क्या हो जाती है वो? नीचे हो जाती है। उसके ऊपर से बड़ी एक सूखी नदी देखी होगी आपने, बरसाती नदी। उस बरसाती नदी के नीचे से जाती है वो नहर, पता है? हाँ जी, बीन नदी के। ये नमूना है किस चीज का? सिविल इंजीनियरिंग का। क्या है? वरना तो यहां से और हरिद्वार तक नहर के माध्यम से भी जाया जा सकता था। क्या जो वाटर, मतलब जैसे जाने का होता है ना, बोट्स लगाई और आने का और जाने का।
मोटर बोट्स, स्टीम बोट्स, हाँ बड़ा अच्छा कंसेप्ट था वो। लेकिन क्या है कि पुल है, उसमें सिर टकरा जाएंगे और बीन नदी में नीचे चले जाएंगे। अगर ऊपर ऊपर होती तो हरिद्वार तक एक अच्छा साधन था किस चीज का, और पर्यटक भी अच्छा महसूस करते पानी में। सिर्फ लाइफ जैकेट पहनानी थी उन्हें, क्या करना था। दूसरी होती है अनित्यवाही। दूसरी क्या होती है, अनित्यवाही अथवा बाढ़ की नहरें, जिनमें वर्ष भर लगातार जल की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती। वे मात्र नदियों के आने वाली बाढ़ों के समय में ही सिंचाई के काम आती हैं। ऐसी नहरों के द्वारा मात्र वर्ष में एक फसल की ही सिंचाई की जा सकती है। क्या की जा सकती है, एक फसल की ही सिंचाई की जा सकती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आया, ठीक है। उसके बाद में अब अगले उसमें कराऊंगा बहुउद्देशीय परियोजना यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ठीक है। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं मैं हल्के हल्के बता देता हूं आपको। जैसे पूछेगा कि भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वैसे अब जो नए वो निकाले गए हैं, नया अध्ययन, नए शोध जो है, उसमें पता चला है कि सिद्रपोंग या सिद्राबा दार्जिलिंग में 1897 की है। कौन सी, सिद्रपोंग या सिद्राबा 1897 दार्जिलिंग। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर है। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है। 649 किलोमीटर है ये, पंजाब हरियाणा राजस्थान में बहती है। और दो नदियों का जल इसमें आता है, लास्ट की दो नदियां, सतलज और व्यास का। किसका, सतलज और व्यास का। किस प्रकार की सिंचाई परियोजना द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो लघु सिंचाई योजना, जो 2000 हेक्टेयर से कम का एरिया कवर करती है, लघु सिंचाई योजना। अबोहर, भटिंडा, पटियाला, कोटला, घग्गर आदि नहरें किस नहर की शाखाएं हैं, तो सरहिंद नहर की शाखाएं हैं। इसकी पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण मूलतः किस शताब्दी में कराया गया था, तो 14वीं शताब्दी में कराया गया था पश्चिमी यमुना नहर का। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के कितने क्षेत्रों को अत्यधिक भूजल दोहन हेतु संकटापन्न क्षेत्र घोषित किया गया है, तो 20। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, पंचेश्वर बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर और किसकी परियोजना है, तो महाकाली नदी, शारदा, काली अवलिक शारदा नदी पर है पंचेश्वर बांध परियोजना। टिहरी डैम से कई बड़ी परियोजना है, भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है ये। क्या है, भारत नेपाल की। ऐसी अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया, 1956 में पारित किया गया। अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, आर्टिकल 262 भी पढ़ लीजिएगा। 262 है कि 263 है, 262 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी का अनुसरण करते हुए अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया, 1956 में पारित किया गया। तिपाई मुख बांध परियोजना एवं तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर भारत का किस देश के साथ विवाद है, आंसर बांग्लादेश के साथ विवाद है। भारत एवं पाक के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ, 1960 में हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें बोला गया कि ऊपर की 3 नदियों का सिर्फ 20% भाग का प्रयोग भारत करेगा। इंडस, झेलम, चिनाब, इनका सिर्फ 20% जल का उपयोग हम कर सकते हैं, बाकी 80% का उपयोग कौन करता है, पाकिस्तान करता है। ठीक है। और नीचे की जो रावी, व्यास और सतलुज है, वो हमारी नदी है, उनके जल का उपयोग हम करेंगे। बाद में भेजना पड़ता है, पाकिस्तान भी भेजना ही पड़ता है, क्या करें। किस परियोजना पर पाकिस्तान द्वारा उठाई गई आपत्तियों को निर्धारण के लिए विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की गई थी, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट। कौन सा, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है, बगलिहार चिनाब नदी पर है। किस पर है, पक्का, कल याद कराया था। ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि निचली गंगा नहर कहां से निकाली गई है, तो नरोरा के निकट से निकाली गई है। नरोरा सुना है, बुलंदशहर के निकट पड़ता है, नरोरा परमाणु विद्युत गृह, यही होगा। नरोरा परमाणु विद्युत गृह भी है यहां पर, बुलंदशहर, बुलंदशहर सुने हो। निचली गंगा नहर। मैटूर बांध परियोजना किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। मेरठ, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर में मुख्यतः किस नहर द्वारा सिंचाई होती है, पूर्वी यमुना नहर। मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, कौन सी, पूर्वी यमुना नहर। खटीमा जल विद्युत गृह किस नहर पर,
किस नहर पर बनाया गया है? शारदा नहर पर। हरिके बांध से कौन सी नहर निकाली जाती है? इंदिरा गांधी कैनाल। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP कब शुरू किया गया है? 1996-97 में। जल विज्ञान परियोजना 1995 किसकी मदद से शुरू की गई? भारत सरकार, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ एवं नीदरलैंड। जल विज्ञान परियोजना का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? 5 अप्रैल 2006। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण कब गठित किया गया? 2001। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1974-75 में। 1974-75 में। इतना क्लियर हो गया? ये है। पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता की समस्या से ग्रस्त क्षेत्र है गंगा का मैदानी भाग। आर्सेनिक, पेयजल में क्या आ रहा है? आर्सेनिक आ रहा है। भूजल न्यूज नामक त्रैमासिक पत्रिका कौन सी संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा भूजल न्यूज। क्षेत्रफल की दृष्टि से कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? तो मध्य प्रदेश में होती है। देश में शुद्ध सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर शुद्ध सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र। जल संसाधन के विकास की सर्वोच्च तकनीक संस्था कौन सी है? केंद्रीय जल आयोग। जल संसाधनों के विकास की सर्वोच्च तकनीकी संस्था कौन सी है? केंद्रीय जल आयोग, है ना। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है? तो 72.17। उसके बाद 19.44% नहर, उसका 7.32 कुएं और 0.75 तालाब। ये उत्तर प्रदेश का डेटा है। भारत में तालाब द्वारा सिंचित 2 शीर्ष राज्य कौन से हैं? वाटर टैंक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत में नलकूप द्वारा सिंचित शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और राजस्थान। 2 याद कर लो, काम चल जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। किस पर है? 2021 में 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, वाणगंगा, रोहिणी को आपस में जोड़ा गया। ये बड़ा क्वेश्चन है आपका। घाघरा, सरयू, राप्ती, वाणगंगा, रोहिणी। मैं यहां से क्वेश्चन बनाता अगर पेपर बना रहा हो तो, कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना में कौन कौन सी नदियों को जोड़ा गया है? तो घाघरा, सरयू, राप्ती, वाणगंगा और रोहिणी। इस परियोजना द्वारा 14.04 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि को जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना के पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों, बहराइच, नाम सुना होगा बहराइच का, है ना। आजकल बवाल हो रखा बहराइच में। क्या हुआ? हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए, एक व्यक्ति की हत्या हो गई। तो जो वहां पर माहौल कैसा है? तनावपूर्ण है। बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, गोंडा हो गया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, ये लाभान्वित होंगे। वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। क्या किया गया था? अब इसके बाद मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स।